हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों आप सभी। तो सबसे पहले तो बच्चों आई एम सॉरी कि आपकी काफ़ी टाइम से जो है मैं क्लासेस नहीं बना पा रहा हूँ, और उसका रीज़न आप सभी जानते हैं। जैसा कि मैंने मैसेज भी किया था कि काफ़ी दिनों से मैं डेंगू फीवर से सफ़र था। अभी भी जो है थोड़ी वीकनेस है बॉडी में, लेकिन आपके लिए मैं आया हूँ। क्यों? आपका सिलेबस इंपॉर्टेंट है, आप राइट हो अपनी जगह, क्योंकि हम जो तैयारी कर रहे हैं जिस कंपटीशन एग्ज़ाम की, वो जो है एक ही बार होता है, ठीक है। और मेहनत भी जी जान से हम उसके लिए एक ही बार में करते हैं। मौका एक ही बार बनता है तैयारी का अच्छे से, तो उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो दैट्स वाई यू आर राइट ऑन योर प्लेस। लेकिन हेल्थ का भी एक अपना अलग इशू है बेटा, तो कुछ कह नहीं सकते, सिचुएशंस ऐसी हो गई थी, लेकिन हम थोड़ा अच्छा फील कर रहे हैं। तो आपकी वीडियो क्लासेस के लिए दोबारा से आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का नया लेक्चर, एक नया पार्ट, साउंड चैप्टर का सेकंड पार्ट। अब तक हमने साउंड का एक पार्ट हमने बड़े आराम से और बेसिक से डिस्कस किया था। आपने पार्ट 1 में साउंड चैप्टर के अंदर निखिल सर से समझा था व्हाट डू यू मीन बाय साउंड, साउंड है क्या, हाउ इज साउंड प्रोड्यूस, साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। फिर आपने पढ़ा था हाउ साउंड इज प्रोपिगेट, साउंड प्रोपिगेट कैसे करती है। फॉर द प्रोपिगेशन ऑफ साउंड we needs a medium, sound needs a medium, sound can travel in solid, sound can travel in liquid, sound can travel in gases, ठीक है, बात की थी। but sound cannot travel in vacuum, साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। और वैक्यूम का मीन्स है जहां पर कोई हवा नहीं है, कोई एयर नहीं है, देयर इज नो एयर, एयर फ्री रीजन इज कॉल्ड वैक्यूम बच्चों, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी उस चैप्टर में टाइप्स ऑफ वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में आपने पढ़ा था कि सर वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, अगर उसी वेव की डायरेक्शंस में इफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ अबाउट देयर मेन पोजीशन, देन दे विल प्रोड्यूस लॉन्गिट्यूडनल वेव। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में पैटर्न बना था कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन का। कॉम्प्रेशन व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम कंप्रेसेस टू ईच अदर एंड क्लोज टू ईच अदर, देन इट विल फॉर्म ए कॉम्प्रेशन। रेयरफैक्शन आपने पढ़ा था कि जब मीडियम के पार्टिकल्स अवे फ्रॉम ईच अदर, कम अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, तो हम कहें रेयरफैक्शन बनता है। फिर आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड ए न्यू टाइप ऑफ वेव, अनदर वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव, जिसके अंदर मीडियम के पार्टिकल्स अप एंड डाउन ऑसिलेशंस करते हैं, परपेंडिकुलर ऑसिलेशन करते हैं सॉरी, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक नया टॉपिक, एक नए कॉन्सेप्ट्स साउंड के पार्ट 2 के अंदर। बहुत ही गजब की बात होने वाली है, तो पूरा कंसंट्रेशन और पूरा ध्यान इस इतने टाइम पीरियड के बाद में आपका वापस आ जाना चाहिए। सो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑन योर चैनल अचीवर्स एकेडमी पे। मैं निखिल सर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आज हम बात करेंगे स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की स्पीड समझेंगे कि सर साउंड की स्पीड है क्या। हम जो है कैसे बात करेंगे कि अगर मेरे पास एक सॉलिड है, अगर सॉलिड में साउंड का जाना हुआ तो फास्टेस्ट जाएगी या स्लोवेस्ट जाएगी, लिक्विड में जाएगी, गैस में जाएगी, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में साउंड की स्पीड कैसे वेरी करती है, दैट वी हैव टू डिस्कस इन टुडेज लेक्चर, ठीक है। तो ध्यान से समझना, इंजॉय से, कंसंट्रेशन से। सबसे पहले आपको यह जानना है कि साउंड जो है वो आपकी अलग अलग मीडियम्स में, अलग अलग प्लेसेस के अंदर, अलग अलग चीजों में तरह तरह की स्पीड से ट्रैवल करती है, डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल करती है। मैंने लिखा भी है साउंड ट्रैवल्स विद डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडियम बच्चों। साउंड कैन ट्रैवल इन सॉलिड्स, साउंड कैन ट्रैवल इन लिक्विड, साउंड कैन ट्रैवल इन गैस। तीन ही तो हमारे पास मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लिक्विड में भी जाती है, गैस में भी जाती है, सॉलिड में भी जाती है। चलो एक बात बताइए मुझे, मैंने आपको बताया भी था कि हम रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं। अगर हम रेलवे स्टेशन के ऊपर खड़े होके दूर से आती हुई ट्रेन को अगर हम हवा में, एयर में उसकी साउंड को अगर हियर करें तो हमें सुनाई नहीं देगी। लेकिन इफ वी पुट वन ईयर, अगर हम अपना एक कान जो है अगर रेलवे ट्रैक पे रखते हैं तो दूर से आती हुई ट्रेन की साउंड हमें जो है वो
हियर होती है, सुनाई देती है, सेंसेशन प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है हमारे कान के इस पर्दे में, ईयर ड्रम में। और जो हमारा ह्यूमन का ईयर ड्रम है ना, ये बहुत सेंसिटिव है एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड के लिए और फ्रीक्वेंसीज के लिए। किसी भी तरह की कोई भी आवाज आती है, जानवर की, मनुष्यों की, इंस्ट्रूमेंट्स की, गाड़ियों की, तो हमारा ईयर ड्रम जो है उसको बहुत सेंसेशन करता है, सेंसिटिव है फॉर फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड ऑफ एनी टाइप ऑफ साउंड। लाउड साउंड आती है, कई बार बिल्कुल जो हम बोलते हैं फेंट साउंड आती है, धीमी साउंड आती है, बात करेंगे इसकी। तो आपको याद रखना है, आपको समझना है कि साउंड जो है हमारी वो सॉलिड में भी जा सकती है, लिक्विड में भी जा सकती है, गैस में भी जा सकती है, ठीक है। और साउंड की स्पीड का मतलब है जस्ट स्पीड है। स्पीड तो आपने मोशन चैप्टर में पढ़ा है, छोटी क्लासेस में पढ़ा है। स्पीड तो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो किसी भी साउंड की स्पीड या कोई भी साउंड की स्पीड किसी भी मीडियम में, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, दो चीजों पर डिपेंड करेगी। इट विल डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, याद रख लो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। साउंड की स्पीड किसी भी मीडियम में दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। एक उस मीडियम में जिसमें भी जा रही है। अच्छा, मैं वो एग्जांपल बता रहा था, वो बात बीच में रह रही है कि जब हम अपने एक कान को उस रेलवे ट्रैक पर रखते हैं तो दूर से आती हुई ट्रेन की साउंड हमें हियर हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो साउंड आ रही है वो किस मीडियम में आ रही है? रेलवे ट्रैक लाइन में से ट्रैवल करती हुई आ रही है। और वो जो रेलवे ट्रैक है वो स्टील का बना हुआ, स्टील इज ए सॉलिड। अब जब आपने उस दूर से आती ट्रेन की साउंड को हवा में सुना तो आपने नहीं सुन पाए आप उसको, लेकिन रेलवे ट्रैक पे कान रखती सुनगी दूर से आती ट्रेन की आवाज। इसका मतलब स्टील क्या है आपका? एक सॉलिड है, एयर आपकी गैस थी। तो सॉलिड में साउंड की स्पीड मैक्सिमम होती है। क्यों? पार्टिकल्स क्लोज होते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स क्लोज हैं, इलास्टिसिटी है उसमें, ठीक है। तो स्टील में जो है बिल्कुल साउंड जो आ रही है, वाइब्रेशन ज्यादा हो रही है स्टील के अंदर। साउंड की सबसे ज्यादा फास्टेस्ट स्पीड जो होती है वो सॉलिड में होती है, याद भी रख लो। अगर ऑब्जेक्टिव बन गया इस पे, इन विच ऑफ द मीडियम, अगर आपको मैं चार ऑप्शंस दूं, सॉलिड, लिक्विड, गैस या कुछ और फोर्थ ऑप्शन या नन, इन विच ऑफ द मीडियम साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट, यू विल से डियर स्टूडेंट सॉलिड सर। एंड मिनिमम इन गैसेस कितनी होती है वो बात करेंगे। तो अभी तो टॉपिक स्टार्ट किया, मजा आएगा इस चैप्टर में, ठीक है, याद करते हैं। तो बात कर रहे थे किसी भी मीडियम में साउंड की स्पीड दो चीजों पर डिपेंड करती है, नोट कर लो जल्दी से अपनी कॉपी में, एक इलास्टिसिटी और एक डेंसिटी। अगर मैं आपसे ये कहूं कि सर किसी भी मीडियम में साउंड की स्पीड अगर मुझे लार्ज करनी है, मुझे ग्रेटर करनी है, तो उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होनी चाहिए। लिख लो कि द ग्रेटर द स्पीड ऑफ ए साउंड, द स्पीड ऑफ साउंड इन ए मीडियम विल बी ग्रेटर इफ इलास्टिसिटी इज लार्जर एंड डेंसिटी स्मॉलर। लिख लो इस चीज को, किसी भी मीडियम में साउंड की स्पीड ज्यादा तब होगी जब उस मीडियम की, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे गैस है, उसकी इलास्टिसिटी शुड बी हाई, डेंसिटी शुड बी स्मॉल। तो अब आपको एक नंबर में याद रखना है, साउंड की स्पीड मैक्सिमम होती है सॉलिड्स में। किस में होती है वो बात की बात है, लेकिन सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है। अगर मैं सॉलिड, लिक्विड और गैस इन तीनों के अमंगस्ट अगर मैं कंपैरिजन करूं, मिनिमम होती है प्यारे बच्चों गैस में। तो एग्जाम्पल भी लिखा मैंने, वैसे भी लिखा, आपने पढ़ा भी होगा कि एयर में जो साउंड की स्पीड होती है वो दो लेके चलते हैं, दो अलग अलग टेम्परेचर्स पे, तापमान पे, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर हम पढ़ रहे हैं, व्हेन योर टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस देन द स्पीड ऑफ साउंड इज 332 मीटर पर सेकेंड। But when the temperature increases, speed of sound increases. तो 0 डिग्री पर हम एक तो साउंड की स्पीड लेके चलते हैं हवा में 332, एक लेके चलते हैं 344, ये है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो आपने एक चीज भी नोट कर ली कि हवा में साउंड की स्पीड टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ती है, पहला फैक्टर है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आई थिंक आप सभी को यह बात क्लियर होगी। सॉलिड, लोहा, आयरन में स्पीड देखो 5 की टर्म में देखो कितनी, 5130, 5130 मीटर पर सेकेंड, अपने आप में बहुत ज्यादा स्पीड है। ग्लास में देखो और ज्यादा स्पीड है,
5170। सबसे ज्यादा स्पीड सॉलिड में किस सब्सटेंस में होती है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट की स्पीड में, ग्रेनाइट के अंदर साउंड की स्पीड 6000 मीटर पर सेकेंड। वेरी वेरी लार्जेस्ट स्पीड, मजा आ गया। वाटर में साउंड की स्पीड होती है 1500 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो कम ही है सॉलिड से। और गैस में तो आप देख लो 332 344 है। तो सबसे मिनिमम गैस में, सबसे मैक्सिमम सॉलिड में, और इन बिटवीन ऑफ दिस वाटर में, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया है। बढ़ते हैं। साउंड की स्पीड का फॉर्मूला है, लिख लीजिए। ये मैं यहां पर जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये साउंड की स्पीड का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी। यस, √E/ρ, इसको बोलेंगे इलास्टिसिटी, इसको बोला मैंने इलास्टिसिटी, इसको बोला मैंने डेंसिटी। तो इट इज द रेशो ऑफ E/ρ का √। गॉट इट पांडे जी, समझ में आ गया साउंड की स्पीड। अब हम बात करेंगे कि साउंड की जो स्पीड है वो एयर में किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। राइट डाउन हेडिंग, डिपेंडेंस ऑफ साउंड इन एयर। तो पहला फैक्टर है सर, साउंड की स्पीड एयर में लिख भी रखा है, डिपेंड करती है टेंपरेचर। आ गया समझ में, आ गया समझ में। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डिपेंड्स अपॉन टेंपरेचर, अभी भी समझाया था। 0 डिग्री पर 332 एंड 20 डिग्री पर 344। तो स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। पांडे जी, टेंपरेचर बढ़ा तो साउंड की स्पीड भी बढ़ी, टेंपरेचर घटा तो साउंड की स्पीड घटी। 0 डिग्री पर इतनी है, 20 डिग्री पर इतनी है, टेंपरेचर बढ़ा, स्पीड बढ़ी। आ गया पहला फैक्टर समझ में, बढ़े। चलिए, हाँ जी, एयर में साउंड की स्पीड प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती है, प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है। अगर टेंपरेचर कांस्टेंट है, मतलब कोई भी टेंपरेचर है, प्रेशर वेरी कर रहे हो, प्रेशर से साउंड की स्पीड पर कोई असर नहीं होता है। अगर कोई ऑब्जेक्टिव बन जाए कि बताओ टेंपरेचर इतना है, मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं, तो उसकी साउंड की स्पीड बढ़ेगी घटेगी, तो कंफ्यूज नहीं होना है, अपने कॉन्सेप्ट्स को पकड़ के चलो सर, फर्क ही नहीं पड़ता है। प्रेशर पे इंडिपेंडेंट है, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। अगर मैं ग्राफ बनाऊं स्पीड का और प्रेशर का, तो ग्राफ देखो, आगे प्रेशर तो बढ़ रहा है, प्रेशर तो बढ़ रहा है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इफ टेंपरेचर हेल्ड कांस्टेंट, बच्चों टेंपरेचर कांस्टेंट है, तो स्पीड और प्रेशर ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस। तो ये कुछ बातें थी, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गई। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्टर की तरफ। 2 फैक्टर तो आपने पढ़ लिए। एयर में साउंड की स्पीड एक तो डिपेंड करेगी टेंपरेचर पे, दूसरा डिपेंड करेगी, नहीं करेगी सॉरी, प्रेशर पे। प्रेशर पे कोई मतलब नहीं है। थर्ड फैक्टर है कि एयर के अंदर कितनी ह्यूमिडनेस है, ह्यूमिडिटी है, नमी कितनी है, तो एयर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उस पर भी डिपेंड करती है। क्योंकि जब बिल्कुल सूखी हवा होती है, ड्राई एयर होती है, तो साउंड की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है, थोड़ी बहुत नमी होती है, देयर आर सम वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन एटमॉस्फेयर, तो वाइब्रेशन ज्यादा होती है, सेंसेशन ज्यादा होती है। जैसे वाटर की आवाज सुनी होगी, टप टप टप। तो सिंपल सी बात है कि इट डिपेंड्स अपॉन ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। तो लेस इन ड्राई एयर, सूखी हवा में कम है, मोर इन ह्यूमिड एयर, ह्यूमिड एयर में ज्यादा है। आई थिंक समझ में आ गया आपको। बढ़ते आगे, अगला जो टॉपिक है वो बहुत प्यारा टॉपिक है, पेपर के नजरिए से भी और कॉन्सेप्ट के नजरिए से भी, कि ह्यूमंस में सुनने की रेंज कितनी होती है। छोटी क्लासेस में पढ़ा कि हम किस रेंज से लेकर किस रेंज तक की साउंड की फ्रीक्वेंसीज को हम सुन सकते हैं। व्हाट इज आवर ऑडिबल रेंज। बच्चों, सुनने की रेंज क्या है हमारी। जब एक बच्चा जन्म लेता है, एक ग्रोइंग चाइल्ड है, जब एक छोटा बच्चा होता है ना, तो वो चिल्लाता है तो पूरे घर को सिर पे उठा लेता है, पड़ोस को उठा लेता है। एक ग्रोइंग चाइल्ड, एक न्यू बेबी, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, जिनकी 5 साल से एज कम है। ठीक है, कौन सी फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस करते हैं, कितनी फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस करते हैं, कितने टाइप्स की फ्रीक्वेंसीज होती है।
आगे पढ़ने से पहले 3 चीजें बता देता हूं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। एक है ऑडिबल रेंज जो ह्यूमंस की हमारी है, सेकंड इज इंफ्रासोनिक एंड थर्ड इज अल्ट्रासोनिक। ये 3 अभी पढ़ेंगे। उसके बाद जो टॉपिक्स आएंगे, इको सुना होगा कि आप एक बहुत ऊंची और एक बहुत बड़ी पहाड़ी से, बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर खड़े होके जब हम कुछ बोलते हैं तो आफ्टर सम टाइम, ठीक है, आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम वी हियर आवर ओरिजिनल साउंड बैक, हमें वापिस अपनी साउंड बैक सुनाई देती है। दैट इज कॉल्ड इको, रिपीटेशन ऑफ साउंड फ्रॉम ए हार्ड सरफेस, ठीक है, आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इको। तो इको क्या है और इस इको को कौन यूज करता है साइंस में? जो आपकी चमगादड़ हैं, चमगादड़ जो फ्रीक्वेंसी भेजते हैं वो एक अपने शिकार से टकराकर वापिस आ जाती है रिफ्लेक्शन से, इको से, तो वो जानेंगे क्या है, बैट है, ठीक है। आपके हाथी हैं, डॉल्फिन मछली हैं, वेल्स हैं आपकी, ये कौन सी फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस करती हैं? जो राइनोसोर्स हैं, जो बैट हैं, ये जो रैट हैं, चूहे हैं, ये कौन सी फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस करते हैं? हमारी फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या है? सोनार क्या होता है? सोनार जो ये शिप्स होती है हमारी, सबमरीन्स होती हैं, जो अपने पानी के ऊपर हमारी फ्लोट कर रहे हैं शिप्स, ठीक है। नीचे कुछ जो है अगर डेप्थ में हमने कुछ डुबो रखा है तो उसकी नेविगेशन के लिए, उसकी खोज के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, सोनार, साउंड ऑफ नेविगेशन एंड एंगल एंड रेंजिंग। एक रडार होता है एयरक्राफ्ट के लिए, सोनार होता है सबमरीन्स के लिए, शिप्स के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, सोनिक बूम। वाह, व्हाट डू यू मीन बाय सोनिक बूम? जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड उसकी साउंड से ज्यादा हो जाए, जैसे एयरक्राफ्ट उड़ रहा है, एयरक्राफ्ट जो हमारे लड़ाकू विमान होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं शिष्यों, तो आपने देखो एकदम से ब्रस्टिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तहस नहस करने वाली साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो जो कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है, जैसे सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट, तो जब एक एयरक्राफ्ट जब टेक ऑफ करता है तो इतनी भयंकर साउंड, इतनी ब्रस्टिंग, इतनी क्रैकिंग साउंड, क्रैकलिंग साउंड प्रोड्यूस करता है कि उसकी साउंड से भी उसकी ज्यादा स्पीड हो जाती है। उसको बोलते हैं सुपरसोनिक स्पीड। सुपरसोनिक स्पीड, सिंपल सी बात है, उसका मतलब यह है कि जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड उसके द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है उससे काफी बड़ी हो जाए तो सुपरसोनिक स्पीड है। और इतनी सुपरसोनिक स्पीड से एक शॉकिंग वेव निकलती है, शॉक वेव, झटके देने वाली वेव्स, और उस शॉकिंग वेव से कुछ भी तहस नहस हो सकता है, खिड़कियां टूट सकती हैं, विंडो पेन्स, ग्लास की डिशेज, जो छोटे छोटे हमारी कांच की जो प्लेटें हैं जो हैं वो टूट सकती हैं। भाई इतनी बड़ी फ्रीक्वेंसीज की अगर हम कोई चीज प्रोड्यूस करेंगे तो वो कुछ ना कुछ तो हार्म करेगी ना, वो अनप्लीजेंट साउंड होगी, वो कानों को अच्छी ही नहीं लगेगी, वो हम बोलते हैं ना सुहावनी साउंड, वो नहीं आएगी, अनप्लीजेंट नॉइस प्रोड्यूस होगा। तो ये तो बाद की बात है जो हम करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में सुनने की क्षमता क्या होती है? तो ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमंस यू कैन सी 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। हम जो साउंड सुन सकते हैं वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में सुन सकते हैं। इस चीज को नोट कर लो, कम से कम 20, मैक्सिमम 20,000 हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज भी बोल सकते हैं। एक एग्जांपल लिखा है, एक बात लिखी है, चिल्ड्रन अंडर द एज 5 साल की जो उम्र से कम जो उम्र के बच्चे हैं, कुछ एनिमल्स हैं, डॉग, वो 25 किलो हर्ट्ज तक की भी फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं। 25 किलो हर्ट्ज 20,000 से भी ज्यादा है, बताया भी था। भगवान जब किसी बच्चे को जन्म देता है तो उसके ऑर्गन्स बिल्कुल जो है न्यू होते हैं, और आपको ही पता है कि जब एक नई चीज होती है तो नई चीज से हम जो काम लेते हैं ऑफ कोर्स सी बात है कि रिजल्ट्स ज्यादा हैं। जैसे 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 एज बढ़ती, अच्छा ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की जो रेंज है ना ह्यूमंस की, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। इनकी जो लिमिट्स हैं, इट वेरी द लिमिट ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी रेंज वेरी टू इंडिविजुअल्स, हर पर्सन में अलग होती है और उम्र के हिसाब से भी चेंज होती है। जो बड़े लोग होते हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनमें सुनने की क्षमता कम हो जाती है, ईयर ड्रम लेस सेंसिटिव होता है। फिर जोर जोर से बोलना जो है बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना जोर से बोलो, सिंपल सी बात। एज फैक्टर भी है,
हर पर्सन के लिए अलग होती है, सेम नहीं होती है। लेकिन जो हम नॉर्मल ह्यूमन ईयर के लिए, नॉर्मल ह्यूमन ईयर की बात हो रही है, एक नॉर्मल ह्यूमन ईयर में 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया, ठीक है। अब सेकंड जो है वो है इंफ्रासोनिक, और उसके बाद है अल्ट्रासोनिक, ठीक है। इंफ्रासोनिक्स वो साउंड्स हैं जिनकी बच्चों फ्रीक्वेंसीज 20 हर्ट्ज से कम है। क्या है? द साउंड्स हैविंग फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज आर नोन एज इंफ्रासोनिक, ठीक है। तो अब बात यह आती है, ऐसे कौन से जो है एनिमल्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं जो इंफ्रासोनिक प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस देयर फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज। क्या है? जो राइनोसोर्स हैं, आपके राइनोसोर्स, एलिफेंट्स हैं, वेल्स हैं, एग्जाम्पल आ सकता है, दे प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसीज। क्या करते हैं वो? इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी। अल्ट्रासोनिक बहुत हाई फ्रीक्वेंसी, तो जो फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा कोई जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा वो अल्ट्रासोनिक है। जो चमगादड़ हैं, बैट हैं, ठीक है, रैट हैं, चूहे हैं, जो आपने सुने हैं कि जो पतंग, कीट पतंगे होते हैं, मोट्स बोलते हैं उनको बोलते हैं मोट्स, उनको बोलते हैं मोट्स। वो भी अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस करते हैं, की बहुत तेज फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस होती हैं। तो अब तक हमने जाना साउंड की स्पीड, किसमें ज्यादा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, डिपेंडेंस देखी, प्रेशर के साथ देखा, ह्यूमिडिटी के साथ देखा, रेंज देखी, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इको क्या है, ठीक है, और इको सुनने की कंडीशंस क्या है, कि हम किसी पहाड़ी से कितनी डिस्टेंस पर खड़े हों कि हमें अपनी ही आवाज रिफ्लेक्ट होकर वापस आए, तो वो जानेंगे। और कितना मिनिमम डिस्टेंस हो, क्या टाइम गैप होना चाहिए हमारे ओरिजिनल साउंड और इको के बीच में, सारी जानेंगे। रिवर्बरेशन देखेंगे, फिर हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की बात करेंगे, फिर हम सोनार की बात करेंगे। बहुत प्यारे प्यारे टॉपिक्स हैं, कहीं से भी क्वेश्चंस बन सकता है, तो यू हैव टू रेडी, ठीक है। तब तक के लिए इसको तैयार कीजिए। अभी हम कुछ और टॉपिक्स इसके देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम कुछ और टॉपिक्स हम इस साउंड के इस पार्ट 2 के अंदर देख रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सोनिक बूम। सोनिक बूम क्या होती है? आफ्टर दैट वी विल स्टडी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, कि सर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का क्या मतलब है। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इको, इको क्या होती है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे सोनार। ये सोनार क्या है, ये क्या सिस्टम है, ये सोनार कैसे जो है काम करता है, फंक्शन क्या है इसका, कैसे इसको हम शिप्स के अंदर जो है यूज करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय दिस सोनार सिस्टम। फिर उसके अंदर बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे नॉइस। नॉइस क्या है, नॉइस को हम किस यूनिट में मेजर करते हैं। कई बार एग्जामिनेशन के अंदर एक नंबर में क्वेश्चन बन जाता है कि इन विच यूनिट वी मेजर द नॉइस अनप्लीजेंट साउंड्स। डेसिबल बोलते हैं, डीबी सुना भी होगा आपने ये यूनिट। फिर हम बात करेंगे कि जो ये बैट्स हैं हमारे, जो हैं ये बैट अपने ऑब्स्टेकल को, अपने हंट को, अपने शिकार को कैसे डिटेक्ट कर लेते हैं। इतनी बड़ी डिस्टेंस है, अंधेरे में भी, डार्कनेस में भी बैट फ्रीली मूव कर सकता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है। और जो फ्रीक्वेंसी जो भेजता है, जब वो टकरा के रिफ्लेक्ट होके जो इको के जरिए जो बैट हैं, जो डॉल्फिन्स हैं, जो डॉल्फिन मछली है, जो बैट्स हैं हमारे, वो अपने शिकार को आइडेंटिफाई करते हैं, शिकार करते हैं, हंटिंग, ठीक है, इको लोकेट मारते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बच्चों सोनिक बूम। बताया भी है मैंने, अभी थोड़ी देर बाद पहले बात भी की है। सोनिक बूम में हम बात करेंगे सुपरसोनिक स्पीड। सुपरसोनिक, जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने लिखा भी है, सुपरसोनिक रेफर्स टू स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सुपरसोनिक किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बताता है। जो ऑब्जेक्ट वो खुद ट्रैवल कर रहा है, उसकी खुद की स्पीड उसके साउंड से अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो वो एक जो है हम कहें बूम प्रोड्यूस करता है, एक हाई साउंड प्रोड्यूस करता है, उसको बोलेंगे सोनिक बूम, ठीक है। तो सुपरसोनिक मींस रेफर्स टू स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स विद स्पीड ग्रेटर देन दैट ऑफ साउंड, कि जो उसकी साउंड की स्पीड है, जो हम कहें
कि जो साउंड की स्पीड है एयर में या जिसे है उससे ज्यादा उसकी स्पीड होगी तो हम कहेंगे सुपरसोनिक स्पीड होगी। सुपरसोनिक स्पीड से शॉक वेव्स निकलती हैं, शॉकिंग वेव्स, बर्स्टिंग वेव, तहस नहस करने वाली वेव्स, क्रैकिंग साउंड प्रोड्यूस शॉक वेव। और इस शॉक वेव से बर्स्ट और क्रैकिंग साउंड निकलती है, जैसा कि अभी बताया, जिसको सोनिक बूम बोलते हैं। और आपको भी पता है कि जब ये बर्स्टिंग और एक क्रैकिंग साउंड जब निकलेगी तो इससे क्या क्या हार्म्स होंगे, क्या क्या नुकसान होंगे। सर चीजें बर्स्ट हो सकती हैं, फट सकती हैं, खिड़कियां, शीशे, ग्लास, सब क्या हो सकता है, स्मैश हो सकता है, बिखर सकता है, टूट सकता है। तो सोनिक बूम। फिर हम इसके बाद में हम बात करते हैं कि सर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है। जैसे मैंने आपको लाइट चैप्टर पढ़ाया था कि जैसे लाइट वेव्स जब किसी सरफेस पर पड़ती हैं तो रिफ्लेक्ट होती हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था। तो लाइक द लाइट, जैसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है वैसे साउंड भी रिफ्लेक्ट होती है। याद रखना, लाइट वेव्स की तरह साउंड वेव आल्सो रिफ्लेक्ट्स या शोज द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। पांडे जी, तो हमने लिखा भी है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, समझते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में सर ने एक डायग्राम बनाया है। ऊपर वॉल है, हमारी दीवार है, ये टेबल है। मतलब टेबल को वॉल के साथ हमने ऐसे जो है सटा के रखा हुआ है, बिल्कुल उसको अटैच्ड है। ये घड़ी है। मैंने क्या किया, मैंने 2 न्यूज़पेपर है, अखबार हैं, चार्ट पेपर हैं, उनको रोल करके उनके ट्यूब्स बना दी मैंने। एक एक्सपेरिमेंट टाइप है, बच्चे करते हैं सुनने के लिए, देखते हैं कि साउंड जो है एक ट्यूब से डालेंगे, दूसरे ट्यूब से आ रही है कि नहीं आ रही है। बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी, समझेंगे तो आएगी, करके देखोगे तो भी आएगी। हाँ जी, ये क्लॉक है और इधर लिसनर है, ठीक है। ये टेबल है, ये वॉल है। टेबल एक मीडियम है, वॉल एक अलग मीडियम है। टेबल एक चीज है, वॉल दूसरी चीज है, सिंपल सी बात है। तो इस टेबल के ऊपर हमने घड़ी लगा रखी है और इसके जो है हमने 2 रोल्ड सिलेंडर ट्यूब्स हमने जो है ऐसे लगा रखी है। और एक रोल्ड सिलेंडर जो ट्यूब है उसके एक कॉर्नर के पास हमने क्लॉक लगा रखी है, घड़ी। जब घड़ी करती है टिक 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 टिक, वाइब्रेशन कर रही, वाइब्रेशन कर रही है, साउंड निकलेगी। साउंड जो है वो किसी एक ट्यूब से गई, तो ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। एक मीडियम कैसा, टेबल से वॉल की तरफ जा रही है। जैसे ही दूसरी मीडियम से स्ट्राइक होगी तो रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्टेड साउंड एक लिसनर के कानों में आ रही है। तो साउंड जो उसको सुनी वो रिफ्लेक्शन से सुनी बाय द सेकेंड मीडियम। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है, द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिनल साउंड by an another medium when the light goes from one medium to another medium is called reflection of sound, reverse of sound, reverse पलट जाना, साउंड का रिवर्स हो जाना रिफ्लेक्शन है। अब ये जो पॉइंट है ये वॉल के ऊपर है, ये नॉर्मल है, जैसा कि आपने लाइट चैप्टर में बताया। आने वाली को इंसिडेंट रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल रे, ये रिफ्लेक्टेड वेव है, ये इंसिडेंट वेव है, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड है। तो इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो जैसे लाइट के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर रहते हैं, वैसे साउंड में भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर रहते हैं, क्योंकि साउंड भी ओबे करता है। साउंड वेव्स आल्सो ओबे बच्चों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और ये तीनों की तीनों वेव है, इंसिडेंट वेव, इंसिडेंट वेव, नॉर्मल वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव, ये सारी की सारी एक प्लेन में लाई करती है, सेम प्लेन में, याद रखना, सेम प्लेन में लाई करती है। अब हम बढ़ते हैं अपने एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, इको। इको, एक बात बताइए कि आप सभी सिनेमा हॉल में गए हैं, मूवी देखने, पीवीआर में गए हैं। सिनेमा हॉल की दीवारें और सीलिंग्स एंड वॉल्स जो हैं वो एक स्पेशल टाइप के मटेरियल से कवर्ड रहती हैं। क्यों रहती है? अगर वो ना हो, सिंपल अगर हम कोई मेटल की सीट लगा दें, प्लाईवुड लगा दें, मेटल लगा दें सिनेमा हॉल में, तो क्या होगा? हम क्या चाहते हैं कि जो मूवी की साउंड है वो बिना इधर उधर जाए, रिफ्लेक्ट ना हुए,
सीधा ऑडियंस के कानों में जाए। तो मतलब हमें क्या करना है, मल्टीपल्स रिफ्लेक्शंस को अवॉइड करना है। क्या करना है? रिफ्लेक्शंस को अवॉइड करना है, एब्जॉर्ब करवाना है। तो इसलिए सिनेमा हॉल की छतें और दीवारें एक स्पेशल टाइप के मटेरियल से ढकी हुई रहती हैं। जैसे आप बोल सकते हो थर्माकोल है, स्पेशल टाइप का कपड़ा है, क्लॉथ है, कॉर्क है। ये ऐसे मटेरियल्स हैं जो साउंड्स के पुअर कंडक्टर में है। साउंड्स को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन अगर मेटल की सीट लगा दी सिनेमा हॉल में या प्लाईवुड लगा दिया तो गुड कंडक्टर्स हैं ये साउंड की, रिफ्लेक्ट द साउंड वेव्स। तो रिफ्लेक्ट करेंगे, साउंड्स बार बार टकराएंगे तो गूंजने लग जाएगी। और इसको बोलते हैं हम क्या, जब सीलिंग से, दीवारों से सिनेमा हॉल में ऑडिटोरियम में बैठे हैं, कई बार साउंड गूंजने लग जाती है। तो हमारे लिसनर तक जो कान में पहुंचती है वो कितनी देर तक उसका जो है समता बनी रहती है, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, सुनने की। तो इतनी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड्स, तो काफी सारी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जब हमारे पास एक सीरीज में आती है, मतलब ऑडिटोरियम में कोई बोल रहा है, कोई स्पीकर बोल रहा है, कोई भी साउंड सोर्स है कुछ बोल रहा है, कोई इस कॉर्नर में पड़ी तो किसी कॉर्नर से टकरा के यहां से आई, उधर से आई, उधर से आई, इधर से, तो तरह तरह की चीजों से टकरा के जब हमारे पास पहुंचती है तो हम पहचान नहीं कर पाते हैं कि क्या बोल रहा है, कौन बोल रहा है, कैसी आवाज आ रही है, गूंजने लग जाती है। रिवर्बरेशन कहलाता है, रिवर्बरेशन। तो इन सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए हम दीवारों को और छतों को स्पेशल टाइप के मटेरियल से कवर करते हैं। बच्चों समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसलिए जो है साउंड प्रूफिंग मटेरियल्स बोलते हैं, साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स भी बोलते हैं। ओके, चलो, ताकि इको कम से कम प्रोड्यूस हो। लेकिन इको क्या है? सबसे गजब की बात है, इको हमारे इस नेचर का सबसे ब्यूटीफुल साउंड का एग्जाम्पल है। हम कई बार ट्रिप पे गए हुए होते हैं, पहाड़ियों पे हम जो है वादियों में होते हैं, पहाड़ी से काफ़ी डिस्टेंस के ऊपर हम किसी होटल की छत के ऊपर ऐसे क्लैप करते हैं, तालियां बजाते हैं, तो ताली की आवाज़ आती है। हमारी जो ओरिजिनल क्लैपिंग की साउंड है वो वापस हमें सुनाई होती है, हियर होती है, ठीक है। हम कुछ बोलते हैं, आपने अपना नाम लिया तो थोड़ी देर बाद में अपना नाम ही वापस जो है आपको सुनाई देता है। दैट इज कॉल्ड इको। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ नेचर। समझते हैं इको क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। इको का मतलब है रिपीटेशन ऑफ साउंड, साउंड का रिपीट होना, ओरिजिनल साउंड का रिपीट होना। आपने जो साउंड बोली, अपनी ही साउंड अपने से कुछ डिस्टेंस पर एक बहुत ऊंची और बहुत बड़े हार्ड ऑब्स्टेकल से, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा के कुछ टाइम बाद जब हमारे कानों में वापस आती है, दैट प्रोड्यूस इको। इको प्रोड्यूस करने की कंडीशंस क्या है, कंडीशंस भी जानेंगे। ऐसे इको प्रोड्यूस नहीं होती, इको के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो इको, आफ्टर दैट वी विल नो कंडीशंस ऑफ द इको। रिपीटेशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिनल साउंड। क्या बोला? ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिनल साउंड। किससे? एक बहुत ब्रॉड, चौड़े और हार्ड ऑब्स्टेकल से। बच्चों, यह है आपकी पहाड़ी, और इस पहाड़ी से कुछ डिस्टेंस पर है एक सोर्स ऑफ साउंड, स्पीकर, ठीक है। अब इस स्पीकर से, इस सोर्स ऑफ साउंड से इस हिल के बीच का गैप एस है। तो इको प्रोड्यूस करने के लिए वन क्वेश्चन में अराइज इन योर माइंड कि सर व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए सोर्स ऑफ साउंड एंड हिल टू लिसन द इको, टू लिसन द रिफ्लेक्टेड साउंड, टू लिसन द ओरिजिनल साउंड बैक, और कितने टाइम बाद आनी चाहिए ताकि जो है हम एक अच्छी इको को, डिस्टिंक्टली, एक डिस्टिंक्ट इको को, बिल्कुल साफ क्लियर इको को सुन पाए। कंडीशंस क्या है जानेंगे, ऑब्स्टेकल का साइज कैसा होना चाहिए वो जानेंगे। तो आई थिंक आप सभी को समझ में आ रहा है मैं क्या बताने जा रहा हूं इको में। तो इस बंदे ने ये डायरेक्ट साउंड भेजी, इसे टकराकर वापिस आई, तो क्या कंडीशंस है वो हम जानेंगे। आई थिंक आप सभी को इतना समझ में आ गया है ये क्या है। तो अब बात करते हैं कि इको प्रोड्यूस करने की कंडीशंस क्या होनी चाहिए बच्चों। तो राइट डाउन, मैंने हेडिंग लिखी है कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इको।
इको प्रोड्यूस करने की कंडीशन में पहली कंडीशन है कि आप जब जिस पहाड़ी से एक बहुत बड़े ऑब्स्टेकल से, चौड़े ऑब्स्टेकल से कुछ दूरी पर खड़े हो, आपने अपना नाम पुकारा, जैसे बोला आपने चुन्नू, तो चुन्नू जब आपने पुकारा तो आपकी ओरिजिनल साउंड गई और वो टकरा के जब वापस आएगी। एक चीज ध्यान में रखना, किसी भी साउंड का इफेक्ट हमारे कानों में 0.1 सेकेंड तक परसिस्ट करता है। तो याद भी रख लो, राइट डाउन दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक इन 1 मार्क। जो परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग होता है वो 1/10 सेकेंड का होता है फॉर ए शार्प साउंड का। 1/10 सेकेंड, 1 सेकेंड के 10वें हिस्से तक साउंड का फील आता है, परसिस्टेंस रहता है। ठीक है, तो जो टाइम गैप होना चाहिए, पहली कंडीशन है टाइम गैप बिटवीन ओरिजिनल साउंड जो आपने भेजी, टाइम गैप बिटवीन ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड जो टकरा के आएगी, उसके बीच में एक इंटरवल होना चाहिए 0.1 सेकेंड। आपने भेजी तो उसके 1/10 सेकेंड बाद में वापस आनी चाहिए। अगर इस 1/10 सेकेंड के इंटरवल से पहले आ जाती है ना, तो आपकी डायरेक्ट साउंड जो आपने ओरिजिनल भेजी है और जो रिफ्लेक्टेड है वो ओवरलैप कर जाएंगी, तो आप क्लियरली अपनी ही साउंड को सुन ही नहीं पाओगे, इको को सुन ही नहीं पाओगे। इसलिए याद रखना 1/10 सेकेंड ही होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए 1/10 सेकेंड। सेकंड है कि सर इस सोर्स और हिल के बीच में डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। क्या डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए सोर्स और हिल के बीच में? ये आपका सोर्स है, ये पहाड़ी है, तो इस सोर्स और इस पहाड़ी के बीच में कितना गैप होना चाहिए, इसको निकालेंगे हम। तो इसको हम कैलकुलेशन से देखते हैं कितना गैप होना चाहिए। ये रब कर दें, समझ में आ गया। देखें ये एस कितना होना चाहिए, देखिए कर हर मैदान फतेह वलियां। बच्चों अब हम देख रहे हैं एस कितना होना चाहिए। आपने वेव इधर भेजी, सोर्स से पहाड़ी तक जाने में एस, वापिस आने में एस, टोटल डिस्टेंस कितना कवर है जल्दी बताइए। टोटल डिस्टेंस कितना कवर है? 2s। कितना है? और किस स्पीड से आपकी साउंड गई, जो साउंड है वो किस स्पीड से गई? वो v से गई। तो स्पीड ऑफ साउंड v है। आपको पता है एयर में साउंड की स्पीड कितनी है? 332 मीटर पर सेकेंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। याद रखो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। टोटल डिस्टेंस 2s। 2s क्यों भाई? s जाने का, s आने का। तो और लेट कर लो t है वो टाइम इलैप्स्ड, वो जो टाइम बीता है, जो इलैप्स्ड हुआ है बिटवीन ट्रांसमिटिंग एंड रिफ्लेक्टिंग, भेजने में और टकरा के वापिस आने का जो बीच का इंटरवल रहा है वो t रहा है। और इस t की वैल्यू आपको पता 0.1 सेकेंड है। अगर ये 0.1 सेकेंड होगा तभी आपको पता चल पाएगा कि मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए सोर्स से हिल की। पुट करते हैं तो एक बात बताइए, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है हमारी v मान लो, टाइम है हमारा t, s निकालना है v इंटू में t/2। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू इन योर एग्जाम रिगार्डिंग साउंड क्वेश्चंस, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और इको पे। राइट डाउन कर लो इस क्वेश्चन को, s इक्वल टू v इंटू t/2। ठीक है, तो v कितना है हमारे पास? 332। टाइम कितना है हमारे पास? टाइम है हमारे पास 1/10 सेकेंड। ये 2 कितना है? 1 भैया हमारे पास 6 है, ये 6 है। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 166/10। तो जो डिस्टेंस होनी चाहिए बच्चों, वो डिस्टेंस होनी चाहिए 16.6 मीटर, 16.6 मीटर डिस्टेंस ये आपकी होनी चाहिए। लेकिन 17.2 मीटर भी हम बोल सकते हैं मिनिमम डिस्टेंस है।
लेकिन अगर साउंड की स्पीड हम इतनी लेके चलते हैं 332, तो इको सुनने के लिए आपके पास सोर्स और उस पहाड़ी के बीच की डिस्टेंस 16.6 होनी चाहिए, इससे लेस नहीं होनी चाहिए। लेस होगी तो ओवरलैप कर जाएगी आपकी ओरिजिनल और इको। याद रखना, इको को आप क्लियरली नहीं सुन पाओगे। उम्मीद करता हूं कि आपको यह चीज समझ में आई। कंडीशंस क्या है? टाइम गैप 1/10 है, ये परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग भी है ह्यूमंस में। डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड साउंड शुड नॉट बी लेस देन 16.6 मीटर। और नेचर ऑफ ऑब्स्टेकल के नेचर पर भी डिपेंड करता है कि वो ऑब्स्टेकल है वो कैसा है, बड़ा होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, ब्रॉड होना चाहिए, तब इको सुनती है। ठीक है, तो ये बात तो थी इको की। अब क्वेश्चन आता है इस इको को कैसे जो है बैट्स हैं, डॉल्फिन्स हैं, ये यूज करते हैं। बता भी दिया मैंने। बैट इवन कैन मूव फ्रीली। जो चमगादड़ हैं आपके, चमगादड़ वगैरह हैं, ये डार्कनेस में, टोटल डार्कनेस के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं अपने शिकार की तरफ, हंटिंग की तरफ। क्यों? बिकॉज दे सेंट अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसीज and ultrasonic frequencies and higher than 20,000 hertz. The ultrasonic frequencies emitted by the dolphins and bats reflected back by the obstacles, ठीक है, उनके शिकार के द्वारा वापस रिफ्लेक्ट होती है, तो इको प्रोड्यूस होती है। एंड विद द इको दे आर एबल टू डिटेक्ट द हंट देयर ऑब्स्टेकल्स इन द पाथ। That's why dolphins and bats use echo to detect obstacle. Got it? I think आप सभी को समझ में आया। Now move to the next कॉन्सेप्ट, सोनार। सोनार ये शिप के अंदर यूज होता है, पानी के लिए यूज होता है, और एयरक्राफ्ट में यूज होता है। रडार, याद रखो, सोनार एंड रडार फुल फॉर्म है सो साउंड, नेविगेशन, खोज एंड रेंजिंग। कितनी रेंज में? साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस वर्ड सोनार। कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि सर द फुल फॉर्म ऑफ सोनार इज साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। इट इज ए डिवाइस, ये एक ऐसी डिवाइस है विच इज यूज्ड इन शिप्स, जिसको हम यूज करते हैं शिप्स में, टू आइडेंटिफाई, टू लोकेट द पोजिशंस ऑफ रॉक्स। कई बार नहीं कहते कि शिप चल रही है तो पानी के नीचे पता नहीं क्या जो है अंडर वाटर क्या छुपा हुआ है, कोई नीचे बर्फ का कोई जो है पहाड़ तो नहीं है, नीचे कोई बर्फ की सिली, वो हम कहते आइसबर्ग तो नहीं है, कोई चट्टान तो नहीं है बर्फ की। ठीक है, तो ऐसी चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए, सबमरीन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, कोई आइसबर्ग है, बर्फ की चट्टान है, कितनी दूरी पे है, किस डेप्थ पे है, अंडर वाटर चीजों को लोकेट करने के लिए, कोई भी चीज है पहचानने करने के लिए हम यूज करते हैं सोनार। तो इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड इन शिप्स टू लोकेट रॉक्स, आइसबर्ग, सबमरीन्स एंड टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशियन। ओशियन की गहराई को भी मापने के लिए यही फॉर्मूला है, S इक्वल टू V इंटू T/2। S की जगह बस हम यहां H यूज कर लेंगे। फॉर्मूला सेम है, क्योंकि ये भी तो इको पर ही काम करेगा, यही तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर काम करेगा। H V इंटू में T/2, ये याद रख लो, फॉर्मूला क्वेश्चन सोल्व करने में काम आएगा। ये करके भी देख लेना, आपके पास जो भी बुक है इको कर इसके क्वेश्चन सोल्व कर लेना, इसी फॉर्मूले से सोल्व हो जाएंगे। इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड इन शिप्स टू लोकेट रॉक्स, आइसबर्ग, सबमरीन्स एंड टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशियन। किस प्रिंसिपल पर काम करता है? इको पे काम करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे काम करता है। अपनी कुछ साउंड भेजेगा, वो नीचे जाके किसी बॉटम से टकरा के वापिस आएगी तो पहचान लेंगे हम, ठीक है, कि नीचे कुछ है, अंडर वाटर कुछ है, अंडरनीथ कुछ है। तो ये शिप है, वाटर है, देखो ये देखो रेड कलर की दिख रही है, ये ट्रांसमिटेड अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड भेज रहा है। शिप के अंदर एक मॉनिटर कर रखा है हमने सिस्टम, जो अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसीज भेजेगा। नीचे जाकर बॉटम से टकराई और रिफ्लेक्टेड साउंड आई,
तो हमें पता चल जाएगा कि अंडर वाटर कुछ ना कुछ लोकेटेड है। आई बस समझ में। फॉर्मूला है डेप्थ ऑफ ओशन H इक्वल टू वी इंटू टी बाई टू, अभी किया है मैंने, H इक्वल टू वी इंटू में टी बाई टू। तो ये था सोनार का कॉन्सेप्ट, ये था सुपरसोनिक का कॉन्सेप्ट, ये थी इको प्रोड्यूस करने की कंडीशन, ये था हमारा जो है रिफ्लेक्टेड साउंड और डायरेक्ट साउंड के बीच की मिनिमम डिस्टेंस इको। अब हम बात करते हैं नॉइस क्या होती है। नॉइस सिंपल सी बात है, जो चीज अच्छी ना लगे, शोर शराबा किसको अच्छा लगता है? किसी को नहीं अच्छा लगता। अच्छे सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं, अच्छी साउंड्स अच्छी लगती हैं, प्लीजेंट साउंड्स अच्छी लगती हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ आप वॉल्यूम अगर गाना भी सुन रहे हो तो एक रेंज में सुनोगे, उससे ज़्यादा कर दोगे तो नॉइस प्रोड्यूस होगा। गाड़ियों का है, तरह तरह के नॉइसेज हैं, ठीक है। नॉइस क्या है? सिंपल सी बात है, अनप्लीजेंट साउंड वेव्स नॉइसेज हैं। और नॉइस के लिए एक नॉइस मीटर होता है, नॉइस के लिए एक नॉइस मीटर होता है जो मापता है कि नॉइस किस लेवल तक का है, ठीक है। नॉइस किस लेवल तक का भैया, सॉरी भाई, सॉरी। हाँ, अब एक बात करते हैं, जो डॉक्टर्स लोग होते हैं वो स्टेथोस्कोप लगाते हैं हार्ट बीट को मापने के लिए, ऐसे, ठीक है ना, वैसे लंबी सांस लो ठीक है। तो वो स्टेथोस्कोप जो है वो किस पर काम करता है? वो भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है। उसमें क्या होता है, साउंड्स अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्ट करती हैं स्टेथोस्कोप से और डॉक्टर के कानों तक पहुंच जाती है, पता चल जाता है, ठीक है, कि किस हिसाब से सिचुएशंस प्रोड्यूस हो रही है, स्टेथोस्कोप है। तो कुछ ऐसी चीज़ें अपनी बुक्स के अंदर थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शंस है कि इसको अल्ट्रासोनिक को हम कहाँ यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में, डॉक्टर के मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में। तो कोई भी 6ठी 7वीं की 6th 7th की बुक है, एप्लीकेशंस पढ़ लेना अल्ट्रासाउंड्स की क्या है, बता भी दी मैंने। अब ऐसे सोच के इतने तो आप छोटे बच्चे हैं नहीं, बड़े बच्चे सब में इतना दिमाग है कि कहाँ किस टाइप की कोई सी चीज़ जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। एक बात करते हैं कि जो मधुमक्खी है, बी है, मधुमक्खी जब हमारे आंखों के सामने या हमारे आसपास से जब गुजरती हैं, पास करती हैं, तो एक हमिंग नॉइस प्रोड्यूस होती है, इससे भी की आवाज़ आती है, तो उसकी साउंड हमें सुन जाती है, ठीक है। क्या बोला मैंने? द साउंड ऑफ ए बी कैन बी हियर्ड बाय ह्यूमन। और आपको ही पता है कि एक ऑडिबल रेंज मैंने अभी बताया 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो अगर वो सुनिए तो उसका मतलब उसने एक फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस की जिसकी रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में है। लेकिन एक पेंडुलम है, तो पेंडुलम की आवाज नहीं आती है, हमें सुनाई नहीं देती है, इसका मतलब वो हमारी रेंज में नहीं है। यस, जो पेंडुलम जो फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस करता है वो 20 हर्ट्ज से कम करता है, इंफ्रासोनिक प्रोड्यूस करता है, जो लाई नहीं करती हमारी ऑडिबल रेंज में। बट द साउंड, द फ्रीक्वेंसीज ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय बी लाई इन आवर ऑडिबल रेंज, वो हमारी ऑडिबल रेंज में लाई करती है। दैट्स व्हाई वी आर एबल टू हियर द साउंड्स ऑफ बी, नॉट हियर्ड, ठीक है, ऑफ पेंडुलम। तो ये भी समझ में आ गया साउंड। हाँ, नॉइस की बात कर रहे थे, नॉइस क्या है? तो बच्चों नॉइस है अनप्लीजेंट साउंड्स। जो नॉइस है, और आपको पता है कि जो अनप्लीजेंट साउंड है उससे क्या नुकसान हो सकता है? उससे हमारे कानों का नुकसान होता है। अनप्लीजेंट साउंड से कानों को नुकसान होता है, कंसंट्रेशन खत्म हो जाती है, इतनी भयंकर आवाज आएगी, नॉइज आएगा तो कान फट जाएंगे, ठीक है। बहुत तरह तरह के नुकसान से अनप्लीजेंट साउंड वेव्स हैं, ठीक है। और इसको नॉइस मीटर, एक नॉइस मीटर होता है, नॉइस कितने लेवल का है, नॉइस मीटर। और इसकी जो यूनिट है, इन विच यूनिट वी मेजर द लेवल ऑफ नॉइस यूजिंग नॉइस मीटर। यूनिट नंबर 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, याद रख लो, डीबी। डीबी इसको बोलते हैं डेसिबल। डेसिबल 0 डेसिबल नो नॉइस। जैसे जैसे डेसिबल 20, 60, 120 बढ़ेंगे तो नॉइस बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। नॉइस को हम मापते हैं डेसिबल। तो ये था हमारा साउंड चैप्टर पार्ट 1 और पार्ट 2। इसके क्वेश्चंस का अलग से पार्ट, अलग से वीडियो, क्वेश्चंस की ही वीडियो रहेगी साउंड की, जिसमें सारे तरह के क्वेश्चंस हम कर लेंगे साउंड के। तो वो सिर्फ क्वेश्चंस का लेक्चर रहेगा, लेकिन वो तो तभी कर पाओगे जब पूरा कंसेप्ट यहाँ होगा, हाथों पे होगा, क्वेश्चंस दिमाग फॉर्मूलेज होंगे तो अप्लाई कर पाओगे। तो साउंड के इस बेसिक कंसेप्ट को तैयार कीजिए
और वेट कीजिए साउंड के न्यूमेरिकल पोर्शंस का, क्वेश्चंस का। फिर उसके बाद में एक नया चैप्टर हम शुरू करेंगे मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म के बाद में जो ऑलमोस्ट हमारे फिजिक्स के पोर्शंस हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लाइट चैप्टर वी हैव डन, इलेक्ट्रिसिटी वी हैव डन, मैग्नेटिज्म आपका मैं इसके बाद करवाऊंगा। देखो 10th क्लास के बता रहा हूं, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये 3 चैप्टर हैं, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। आई बस समझ में आ रही, इसमें कलरफुल वर्ड भी आ गया, वो प्रिज्म वगैरह की सारी बातें होंगी, स्कैटरिंग की बात होगी सारी, वो लाइट में आ गया। लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म 10th क्लास। फिर उसके बाद में 9th क्लास में आपका मोशन चैप्टर वी हैव कवर्ड, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वी हैव कवर्ड। फिर उसके बाद में ग्रेविटेशन वी हैव कवर्ड, वर्क एनर्जी एंड पावर वी हैव कवर्ड। ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद में रहते हैं कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स, वो भी मैं कवर करवाऊंगा। जैसे क्लास 11th का टॉपिक आता है प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके ऊपर स्टेट में क्वेश्चन आए, वो पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन इतना प्यारा पार्ट है, इतना प्यारा पार्ट है, मजा आ जाएगा उसके, जो आए क्वेश्चन है उसके साथ ही सोल्व करेंगे। फिर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का चैप्टर है, वो भी डायरेक्ट है, क्वेश्चन बेस्ड है। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स, पहले जो सिलेबस है ना, जो सिलेबस है 6 से 10 तक का जो हमारा रेंज रहता है वो कवर कर लें। मैक्सिमम पोर्शन वहीं से आने कॉन्सेप्ट से। कुछ एक आध टॉपिक्स हैं जो थोड़े से बाहर एडवांस +1 +2 लेवल के हैं, वो हम करेंगे। तो बिलीव, ठीक है, विश्वास सबसे बड़ी चीज़ जरूरी है। सिचुएशंस हो जाती हैं, तैयारी करनी है अच्छे से। जब भी टाइम मिलेगा आपके लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ, तत्पर हूँ, ठीक है। तो क्योंकि हमें भी बहुत जल्दी है आपकी सिलेबस खत्म करवाने की और अपने और काम में भी लगने की। तो बेटा साउंड चैप्टर को तैयार कीजिए और वेट कीजिए नेक्स्ट चैप्टर की। तब तक के लिए निखिल सर को और इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय।